तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे ऐसे 701 जिसका नाम है कैम पैराग्राफ की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये ऑडिट मैटर्स होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले जब ये कैम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ऐसे 701 नहीं था, तो उससे पहले क्या होता था, ऑडिट रिपोर्ट चाहे आप TCS कंपनी की उठाओ चाहे अडानी कंपनी की, कोई सी भी कंपनी की उठाओ, दोनों में नॉर्मल क्या होता था। फॉर एग्जांपल 90% केस में क्या होता है, क्लीन ओपिनियन आता था। तो चाहे आप कोई सी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखो, उसके अंदर कुछ खास आपको देखने को मिलता नहीं था। अल्टीमेटली क्लीन ओपिनियन होगा तो उसको कोई पढ़ना इतना पसंद नहीं करता था, ठीक है। और जिस दिन कोई मॉडिफाइड ओपिनियन होगा उस दिन वैसे ही न्यूज़ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। पर जब से ये कैम इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें क्या होता है, ऑडिटर को बताना पड़ता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, यानी कि पूरे ऑडिट के दौरान आखिर उसको कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर्स मिला और आखिर उसने कैसे एड्रेस करा। ये आप देख सकते हो प्रैक्टिकल वे में कैसे होता है। जैसे कि ये बजाज कंपनी का है कि ऑडिट मैटर्स में उन्होंने बता दिया, जैसे कि पूरे ऑडिट के दौरान उनको ये सिग्निफिकेंट मैटर्स मिला और उन्होंने इस तरीके से एड्रेस करा। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा मैटर्स हो सकते हैं, आमतौर पर 2 या 3 मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैम आर दोज मैटर्स डेट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द करंट पीरियड। पूरे ऑडिट के दौरान कोई भी अगर सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर्स मिलते हैं, तो ऑडिटर उसको कैम के अंदर लिख सकता है। जनरली कैम आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड विद TCWG। देखो, पूरे ऑडिट के दौरान अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैटर मिलेगा तो वो आप क्या करोगे, TCWG को बताओगे। बस अगर आप ये 5 मैटर्स TCWG को बता रहे हो तो उनमें से कोई सा भी आप 2 या 3 मैटर्स को आप कैम के अंदर लिख सकते हो, ताकि उससे क्या होगा, जो भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हाँ यार, ऑडिटर ने कुछ काम करा, मतलब उसको पूरे ऑडिट के दौरान ये चीज़ इंपॉर्टेंट मिली थी, उसने इस तरीके से एड्रेस करा, तो लोगों को भी पता चलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपने पास आता है पर्पस क्या है कैम का। सबसे पहले ये क्या करता है, एनहांस करता है कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कहीं ना कहीं इससे ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट that was performed। बी पॉइंट बता रहा है प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर्स अबाउट द एरियाज विच वर कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंस बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कौन से एरियाज, मतलब अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स था, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं इससे अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर कैम नहीं होता तो अपन को क्या पता चलेगा कि ऑडिटर ने क्या किया, उसने तो सिर्फ क्लीन ओपिनियन दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसे एरिया के बारे में जिसको ऑडिटर को भी सिग्निफिकेंट लगता है। इट विल ऑल्सो हेल्प द इंटेंडेड यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। अब देखो, किसी एरिया में अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का यूज़, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोविज़न वगैरह है, ठीक है, पेंडिंग लिटिगेशन के केस है, तो उस केस में ऑडिटर ने कैसे एड्रेस करा, ठीक है, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूज़र्स को भी पता चलेगा एंटिटी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में, थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा, ठीक है। और जहाँ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो रहा होगा वो उसके बारे में भी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वारंटी प्रोविज़न है तो उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो लोअर अनसर्टेनिटी होता है, क्योंकि लास्ट साल अगर कंपनी ने 5% ऑफ सेल्स बनाया होगा तो इस साल भी करंट ईयर में 5% ऑफ सेल्स बनाया होगा। ये लोअर अनसर्टेनिटी वाले एरियाज होते हैं, ठीक है। हायर अनसर्टेनिटी कौन से होते हैं, जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन है। अब उसमें आउटकम तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, उसमें आप कोई पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट ईयर्स का डेटा तो यूज़ कर नहीं सकते। तो इसमें ऑडिटर को लगता है कि ये सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट वाले एरिया है, उसको भी वो कैम के अंदर लिख सकता है, ठीक है। जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स। तो सबसे पहले आखिर कैम के अंदर क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कुछ आपको बता रखा है। ऐसे एरियाज जहाँ पर आपको हायर रिस्क और मटीरियल मिसस्टेटमेंट अगर ऑडिटर को लगता है, ठीक है, या फिर जहाँ रोम हाई हो, या फिर जहाँ ऐसा एरिया जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि फ्रॉड रिस्क एरियाज हो गए। अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है विद रिलेटेड पार्टीज और अदर्स, फॉर एग्जांपल कंपनी रिलेटेड पार्टी को कभी रॉयल्टी पेमेंट नहीं करती थी, इस साल ही पेमेंट करने लगा,
तो इसको भी आप कैम के अंदर लिख सकते हो। एरियाज वेयर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट जजमेंट इज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विथ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लोअर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का एग्जांपल वारंटी प्रोविजन हो गया। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का एग्जांपल हो गया पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, ये जैसे पेंडिंग लिटिगेशन आ सकते हैं गेम के अंदर। इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस दैट हैव अकर ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकर हुआ था तो क्या उसका इफेक्ट आएगा, दैट हैव अकर ड्यूरिंग द पीरियड। देखो जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ उसकी बात हो रही है, सब्सिक्वेंट इवेंट यहाँ कवर नहीं होगा। सब्सिक्वेंट इवेंट कहाँ कवर होगा, फॉर एग्जांपल 31 मार्च के बाद कंपनी में फायर लग गई, ठीक है, आग लग गई, तो वो कहाँ कवर होगा, ईओएम के अंदर कवर होगा। ठीक है, डेटा वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड उसी को ही कवर करा जाता है कैम के अंदर। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स कवर नहीं होते, ये आप ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट अपने पास आता है कम्युनिकेटिंग कैम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखो कैम सब्सटीट्यूट नहीं है किसका, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कोई मैटर कैम के अंदर लिख दिया तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ कोई डिस्क्लोजर आना चाहिए, वो आप डिस्क्लोजर नहीं दो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर तो देना ही है। ठीक है, ये इसका सब्सटीट्यूट नहीं है। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सब्सटीट्यूट नहीं है। मॉडिफाइड ओपिनियन का एक सब्सटीट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर को लग रहा है कि इस मैटर की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए तो ऑडिटर उस मैटर पर मॉडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं रहा और उस मैटर को सिर्फ कैम के अंदर लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले प्रायोरिटी किसको देना है, मॉडिफाइड ओपिनियन आ रहे तो उसको देना है। ठीक है, substitute when material uncertainty exists relating to events conditions that may cause significant doubt on entity's ability to continue as going concern। obviously going concern पर अब अलग से हेडिंग आती है तो ये इसका भी सब्सटीट्यूट नहीं है। डी पॉइंट बता रखा है सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। देखो अगर कोई मैटर आपने कैम के अंदर लिखा तो इसका मतलब नहीं है कि आप उन मैटर्स पर अलग से ओपिनियन दे रहे हो, उन मैटर्स को सिर्फ आप हाईलाइट कर रहे हो बस। अब अच्छा, ड्राफ्टिंग ऑफ कैम के अंदर क्या लैंग्वेज आती है, सबसे पहले आप कैम का डेफिनेशन लिख देते हो, उसके बाद एक स्टेटमेंट इंक्लूड करते हो दैट दीज मैटर्स फॉर एड्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन फॉर एवरी कैम। देयर शुड बी सेपरेट सब हेडिंग where auditor should explain why these matters was considered to be significant matter and how these were addressed। अगर कोई मैटर कैम के अंदर आया तो ऑडिटर को क्यों लगा कि ये कैम के अंदर आना चाहिए और उसने कैसे एड्रेस करा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो कैम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ये आप रीड कर सकते हो। ये मैटर मिला, असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आखिर उसने कैसे एड्रेस करा। ये एक मैटर हो गया, सब हेडिंग के अंदर आ रहा है। पहले कैम आया उसकी सब हेडिंग आप देख सकते हो, उसके बाद दूसरा पॉइंट आते हैं उसका सब हेडिंग कैसे एड्रेस करा। ठीक है, उसके लिए अलग कॉलम बना रखा है। फिर तीसरा मैटर्स होगा तो उसके लिए अलग सब हेडिंग होगा। अच्छा, एक नोट दे रखा है, अगर आप ऑडिट के दौरान आपको लगता है कि डिस्क्लेमर आना चाहिए तो फिर उसके अंदर फिर आपको कैम इंक्लूड नहीं करना चाहिए, कैम पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अगर आप कैम इंक्लूड करोगे, डिस्क्लेमर बेसिकली क्या हुआ, आपने पूरा ऑडिट कंप्लीट करा ही नहीं, तभी आप बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट अगर आप कैम लिखोगे डिस्क्लेमर के केस में तो कहीं ना कहीं लगेगा यूज़र्स को कि सिर्फ आपको इतने ही कैम मिले जबकि आपने 100% ऑडिट तो कंप्लीट करा ही नहीं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। हाँ, अगर आपको लगता है लिस्टेड कंपनी के केस में कि एक भी मैटर कैम में जैसा आने वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है, आपको पूरा हमने 100% ऑडिट कंप्लीट कर लिया, आपको कुछ खास मिलता ही नहीं है, तो आप लिख सकते हो देयर आर नो कैम। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर कंपनी के केस में कोई ना कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो मिल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक पॉइंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन ईओएम एंड कैम इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो बता रखा है कैम और ईओएम के अंदर क्या मतलब है, आप डिफरेंस बोल सकते हो। जैसे कि कैम का आप डिफाइंड पर्पस लिख सकते हो, एग्जाम में से आ जाए तो। ठीक है, देखो कैम के अंदर क्या होता है, matters that are determined to be came in accordance with SA 701 may also be in auditor's judgment fundamental to users understanding in such cases. In communicating matter as a CAM auditor may wish to हाईलाइट ड्रॉ फर्दर अटेंशन टू इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। बेसिकली आप कैम के अंदर मैटर्स क्यों लिखते हो, ताकि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो उस हाईलाइट करना चाहते हो किसी मैटर को। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और आता है, अगर कोई मैटर आप कैम या आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो एक बात आपको और समझ में आ जानी चाहिए।
आप कौन से मैटर्स इंक्लूड करते हो कैम के अंदर, क्या वो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज़रूरी है क्या, ठीक है। यानी कि अगर कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड है डिस्क्लोज है तभी आप उस मैटर को कैम के अंदर लिख सकते हो क्या, कि वो प्रेजेंटेड है डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इसका आंसर है आप कोई सा भी मैटर लिख सकते हो जो कि आपको ऑडिट के दौरान मिला था। ज़रूरी नहीं है कि वो मैटर्स प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि ईओएम के अंदर वो ज़रूरी था कि वो मैटर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए, पर कैम के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है। आप बोल सकते हो बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द करंट पीरियड, ठीक है। पूरे ऑडिट के दौरान आपको कोई सा भी इंपॉर्टेंट मैटर्स मिलता है तो आप उसको कैम के अंदर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होना ही चाहिए, ठीक है। डी पॉइंट अपने पास आता है कम्युनिकेशन ऑफ कैम इन ऑडिटर्स रिपोर्ट मैं ऑल्सो प्रोवाइड इंटेंडेड यूजर्स अ बेसिस of basis to further engage with management at TCWG about matters relating to audited financial statements एंड द ऑडिट परफॉर्म। तो डी पॉइंट ये बोल रहा है कहीं ना कहीं आपको एक जो भी यूज़र्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। अब इतना पॉइंट लिखा ऑडिटर ने तो कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टर्स को यूज़र्स को कोई डाउट होगा तो इन्वेस्टर्स उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद। अच्छा, अब ईओएम के बारे में देख लेते हैं। ईओएम में आप क्या लिख सकते हो, डिफाइन लिख सकते हो। बी पॉइंट अपने पास आता है वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ईओएम है डिमिनिश द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिटर्स कम्युनिकेशन अबाउट सच मैटर्स। देखो अगर आप ज़्यादा मैटर्स ईओएम के अंदर लिखोगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक दो मैटर्स ही आते हैं ईओएम के अंदर। बेसिकली आज की तारीख में ईओएम के अंदर क्या आता है, नेचुरल कैलामिटी हो गया, मेजर कोई कैटास्ट्रॉफी यानी कि अर्थक्वेक फ्लड आ गया, अब वही मैटर्स ईओएम के अंदर आते हैं। बाकी जो पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह केस है वो सब कहाँ पे आते हैं, कैम के अंदर आते हैं। सी पॉइंट अपने पास दे रखा है देयर मे बी अ मैटर दैट इज नॉट डिटरमाइंड टू बी कैम बट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। देयर मे बी अ मैटर दैट इज नॉट डिटरमाइंड टू बी ए कैम बिकॉज इट डिड नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन बट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका एक एग्जांपल दे रखा है सब्सिक्वेंट इवेंट। देखो मैंने आपको बताया था सब्सिक्वेंट इवेंट कैम के अंदर नहीं आ सकता है। कैम के अंदर वही मैटर्स आएंगे जो ड्यूरिंग द ईयर होंगे। ईओएम के अंदर आ सकता है सब्सिक्वेंट इवेंट। अच्छा, कभी कभार क्या हो सकता है, ऑडिटर को लगे कि कोई मैटर क्या हो सकता है डेट इज़ नॉट डिटरमाइंड टू बी कैम, यानी कि अपन ने देखा था ना डिटरमाइनिंग कैम के अंदर कुछ पॉइंट्स देखे थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये डिटरमाइनिंग कैम के अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। अब ऐसा मैटर हो सकता है जो कि ऑडिटर को लगे कि ये डिटरमाइनिंग कैम की वाले पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स के अलावा और कोई मैटर है, ठीक है। ऑडिटर को लग रहा है कि यार ये डिटरमाइनिंग कैम वाला पॉइंट्स नहीं है, जैसे कि हाई रोम वाला भी नहीं है, सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, पर फिर भी कभी कभार क्या हो सकता है बट इज़ फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं ये मैटर भले इसके अंदर रिस्क ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, ठीक है, जजमेंट इन्वॉल्व इतना नहीं है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स का इफेक्ट इतना नहीं आ रहा हो, पर कहीं ना कहीं वो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि सब्सिक्वेंट इवेंट, फॉर एग्जांपल 31 मार्च के बाद कंपनी ने क्या करा होगा, कोई सब्सिडी परचेज करा होगा, ठीक है, कोई कंपनी बाय करा होगा। अब उसका इफेक्ट ऑब्वियसली 31 मार्च के बाद ही आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पॉइंट किधर कवर होगा, ईओएम के अंदर, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे मैटर्स भी हो सकते हैं जो कि ऑडिटर को लगे ये डिटरमाइनिंग कैम के अंदर नहीं आ रहे हैं, पर वो मैटर्स क्या हो सकते हैं, यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सब्सिक्वेंट इवेंट जैसे कि कंपनी ने 31 मार्च के बाद किसी और कंपनी को एक्वायर करा हो, तो ये मैटर कहाँ पर आ सकते हैं, ईओएम के अंदर आ सकते हैं। डी पॉइंट बता रखा है यूज़ ऑफ ईओएम पैरा इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैम। वही मैंने बता दिया था, ईओएम उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन का वगैरह बताया था। कैम का पहले आपको प्रायोरिटी किसको देना है, मॉडिफाइड ओपिनियन को, कैम को, उसके बाद कोई मैटर ईओएम के अंदर आ सकता है। ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस करा था। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या हुआ, गलती से कॉपी पेस्ट हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये ई वाला पॉइंट किससे रिलेटेड है, कैम से रिलेटेड है, ठीक है। आईसीए मॉड्यूल में भी इधर ही दे रखा है, तो ये जब आप पढ़ो तो कैम के अंदर ही पढ़ना, ठीक है। ई पॉइंट ऑडिटर में डू सो बाय प्रिवेंटिंग द मैटर मोर प्रोमिनेंटली
देन अदर मैटर्स इन कैम सेक्शन एज फर्स्ट मैटर। ऑडिटर क्या कर सकता है, कभी कभार ऑडिटर को लगता है यार ये 2-3 मैटर्स हो रहे हैं कैम के अंदर आ रहे हैं, तो अगर ऑडिटर को किसी मैटर्स को इंपॉर्टेंस देनी है तो वो कैम के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिख सकता है, ठीक है। यानी कि कोई मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कैम के अंदर सबसे पहले लिख सकता है, उसके बाद मैटर नंबर 2 लिख सकता है, उसके बाद मैटर नंबर 3 लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, बाकी अपना पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। 1-2 डाउट्स वगैरह वो आप पूछ सकते हो, 1-2 डाउट्स मैं और क्लियर कर देता हूँ, अगर आते हैं तो 2 मिनट आप और वेट कर सकते हैं। तो आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो उसके बाद। तो बेसिकली मैं एक डाउट सॉल्व कर देता हूँ, कोई आया है तो, ठीक है। की ऑडिट मैटर्स में बताया था, ठीक है, कौन कौन से मैटर्स आ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। वो मैटर क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेड है डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ज़रूरी नहीं कि वो मैटर डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा भी आ सकते हैं। देखो बेसिकली पूरे ऑडिट के दौरान क्या होंगे, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मैटर होगा या फिर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई मैटर होगा। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड मैटर है तो वो तो ओएम पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा, वो कैम के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर है, ठीक है, चाहे वो डिस्क्लोज हो चाहे नहीं हो, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा कोई सा भी मैटर है ऑडिट से रिलेटेड तो वो आप कैम के अंदर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या ज़रूरी है क्या कैम के अंदर कोई आप मैटर इंक्लूड कर रहे हो, तो वो ज़रूरी है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कैम के लिए ज़रूरी नहीं है मैटर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।